क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में भौतिक रसायन है हमारे रसायन, ठीक है, भौतिक विज्ञान लिख सकते हैं हम इसको। इसमें आज हम पढ़ेंगे सेल। ये केमिस्ट्री में भी उतनी आईएमपी जितना फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको मैं समझा रहा हूँ, उनको समझना बहुत जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट, इस सेल में हम एक पदार्थ का उपयोग करते हैं, अधिकांश वो होता है विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है या विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य वह पदार्थ जिसको किसी द्रव में घोलने पर वह आयनों में टूट जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या परिभाषा हुई विद्युत अपघट्य की? वह पदार्थ जिसको किसी द्रव में घोलने पर वह आयनों में टूट जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे NaCl है, NaOH है, HCl है, ये सब क्या है? विद्युत अपघट्य। इनको जैसे हम किसी द्रव में घोलेंगे, जैसे जल में, ये किस में टूट जाएगा? आयनों में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसे NaOH है, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। HCl है, तो किसमें टूटेगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये सब के सब क्या है? विद्युत अपघट्य है। तो क्या परिभाषा हुई है विद्युत अपघट्य की? वह पदार्थ जिसको किसी द्रव जैसे जल में घुलने पर वह आयनों में टूट जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। विद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। जिनका आसानी से आयनन हो जाता है वह प्रबल विद्युत अपघट्य, जिनका आसानी से या पूर्णतः आयनन नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब इसमें एक शब्द आया आयनन या विद्युत अपघटन। आयनन या विद्युत अपघटन। तो आयनन या विद्युत अपघटन क्या होता है? जैसे आयनन या विद्युत अपघटन क्या होता है? जैसे हमने कोई द्रव लिया था, इसमें हमने क्या घोल दिया था? NaCl घोला है, ठीक है। तो NaCl किसमें टूटेगा? आयनों में टूट जाएगा, एक धन में और एक ऋण आयन में, एक धन आयन और एक ऋण आयन में। तो क्या होगा? हमने आयन विद्युत अपघट्य की परिभाषा क्या होती है? जिसको किसी द्रव में घोलेंगे तो वह आयनों में टूट जाता है। तो आयन में टूटने की ही क्रिया को या घटना को आयनन या विद्युत अपघटन कहते हैं। जब किसी विद्युत अपघट्य को किसी द्रव जैसे जल में घोला जाता है तो वह आयनों में टूट जाता है। इस घटना को, इस क्रिया को ही आयनन या विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आयनन या विद्युत अपघटन हो गया। अब इसके बाद इस विद्युत अपघटन से संबंधित सबसे पहले वर्णन या एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? स्वीडन के वैज्ञानिक हैं आर्हेनियस। उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को दिया था आयनिक वियोजन सिद्धांत। तो हम पढ़ते हैं आयनिक वियोजन सिद्धांत। सेल को समझने से पहले, सेल की रासायनिक क्रिया समझने से पहले ये बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो हम पढ़ते हैं क्या? आयनिक वियोजन सिद्धांत। तो आयनिक वियोजन सिद्धांत स्वीडन के वैज्ञानिक कौन थे? आर्हेनियस। ये सिद्धांत किसने दिया? स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, उन्होंने दिया था। उन्होंने विद्युत अपघटन की क्रिया के बारे में वर्णन किया। उस वर्णन को जो एक्सप्लेनेशन किया, उन्होंने उस सिद्धांत को क्या नाम दिया? आयनिक वियोजन सिद्धांत। उन्होंने क्या किया? एक बर्तन लिया, इस बर्तन में जल ले लिया, कोई सा भी द्रव पदार्थ ले लिया हमने,
अब इस जल में हम क्या करेंगे, जैसे हमने NaCl को घोल दे रहे हैं, किसको घोलना है, NaCl। तो NaCl को घोलेंगे तो एक किस में टूट जाएगा, एक धन आयन में और एक ऋण आयन में टूट जाएगा। ठीक है, एक धन आयन में टूट गया और एक ऋण आयन में टूट गया। तो ये तो हो गई विद्युत अपघटन क्रिया। अब इसमें यदि हम 2 इलेक्ट्रोड लगा दें, यही द्रव है, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं हम, 2 इलेक्ट्रोड लगा दें, दो इलेक्ट्रोड। अब इन इलेक्ट्रोड पे एक बैटरी बी लगा दी, ये धारा नियंत्रक जोड़ दिया और एक कुंजी के लगा देंगे, तो धन सिरे से करंट आएगी, धन सिरे पे चली जाएगी। ये जो सिरा है ये क्या कहलाएगा, एनोड, और ये सिरा क्या कहलाएगा, कैथोड। एनोड का प्लस चार्ज और कैथोड का माइनस चार्ज, ये प्लस का कहलाता है टर्मिनल, ये नेगेटिव का टर्मिनल है। इसी में क्या थी, NaCl थी, इसमें हमने ये लगा दिया। तो अब क्या होगा कि जो Na पॉजिटिव जिस पर प्लस चार्ज रहता है वो किसकी ओर जाएगा, कैथोड की ओर, और जिस पर नेगेटिव आवेश रहता है वो किसकी ओर जाता है, एनोड की ओर। ये जो पूरा जो वर्णन किया, उस वर्णन को उन्होंने क्या नाम दिया, आयनिक विभजन सिद्धांत। किसने दिया, ये स्वीडन के वैज्ञानिक आर्हेनियस ने दिया। आर्हेनियस ने क्या किया, जब किसी विद्युत अपघट्य को किसी द्रव जैसे जल में घोला जाता है तो वह आयनों में टूट जाता है। ठीक है, अब यदि हम इसमें कोई 2 इलेक्ट्रोड लगा दें और इलेक्ट्रोड में हम धारा प्रवाहित करें, तो एक इलेक्ट्रोड एनोड का और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड का पार करता है। जैसे हम विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो जिस पर धन आयन है वह कैथोड की ओर जाने लगता है और जिस पर ऋण आयन है वह एनोड की ओर जाने लगता है। अब ये आयन इन इलेक्ट्रोड पर जाकर उदासीन हो जाते हैं, या तो ये इलेक्ट्रोड से क्रिया कर लेंगे या फिर उनके ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन ही क्या कहलाता है, आयनिक विभजन सिद्धांत या विद्युत अपघटन का वर्णन। ठीक है, क्वेश्चन दिया है तो क्या आ सकता है, आयनिक विभजन सिद्धांत लिखिए या फिर विद्युत अपघटन का वर्णन कीजिए। तो क्या करेंगे, यदि किसी विद्युत अपघट को जब किसी द्रव या जल में घोला जाता है तो वह आयनों में टूट जाता है। ठीक है, अब यदि इस घोल में 2 इलेक्ट्रोड लगाकर धारा प्रवाहित की जाती है तो धनायन कैथोड की ओर गति करने लगता है तथा ऋणायन एनोड की ओर जाने लगता है, तथा इन इलेक्ट्रोड पर जाकर उनको इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन हो जाते हैं, या तो फिर उनसे क्रिया कर लेते हैं या फिर उनके ऊपर चिपक जाते हैं। ये पूरा क्रिया ही क्या कहलाता है, आयनिक विभजन सिद्धांत, जिसको स्वीडन के वैज्ञानिक आर्हेनियस ने दिया। ठीक है, अब यहाँ आता है एक बार शब्द वोल्टामीटर। अब वोल्टामीटर क्या होता है, तो ये जो विद्युत अपघटन की क्रिया हुई है, किस कौन सी क्रिया हुई, विद्युत अपघटन की जो क्रिया हुई, इसमें ये जो बर्तन है, ये जो बर्तन है, इस बर्तन को ही बोलते हैं वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर की परिभाषा क्या हुई, वह पात्र या बर्तन जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है क्या कहलाता है, वोल्टामीटर कहलाता है। ठीक है, तो वोल्टामीटर की परिभाषा क्या हुई, वह पात्र या बर्तन जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 2 प्रकार के वोल्टामीटर का वर्णन करता हूँ, एक ताम्र वोल्टामीटर और एक रजत वोल्टामीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समझा ताम्र वोल्टामीटर में होने वाली क्रिया कि ताम्र वोल्टामीटर में किस प्रकार की क्रिया होती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर 2 वोल्टामीटर पढ़ेंगे, ताम्र वोल्टामीटर और रजत वोल्टामीटर। अब उससे पहले विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे ने 2 नियम दिए, उनको पढ़ेंगे। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फिर हम यहाँ वोल्टामीटर 2 वोल्टामीटर की रासायनिक क्रिया बताएंगे। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे ने 2 नियम दिए, जिन्हें
फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। सबसे पहला नियम, पहला है प्रथम नियम। प्रथम नियम में क्या बोला गया है, जैसे जो हमने अभी क्या देखा था, दो इलेक्ट्रोड लगाए थे, ये दो इलेक्ट्रोड है, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पर एनोड घुलता और कैथोड पर जाके जमा होती मात्रा, तो कैथोड पर कितनी मात्रा ये चिपक रही है, जमा हुई मात्रा, मात्रा किससे लिखेंगे, m से। तो कितनी मात्रा जाती, ये कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने बोला प्रथम नियमानुसार कि विद्युत अपघटन की क्रिया पर किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होगी। तो m समानुपाती q। m क्या है, इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा, q क्या है, उसमें प्रवाहित आवेश। तो क्या नियम बना प्रथम नियम कि फैराडे के प्रथम नियम अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होगी। जैसे ही हम यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक लगेगा Z, जहां Z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब चूंकि Q इक्वल होता है IT, तो यहाँ Q की वैल्यू पुट कर देंगे तो M इक्वल हो जाएगा ZIT। ये प्रथम नियम हो गया। अब द्वितीय नियम, द्वितीय नियम ये बोलते हैं, ये तो केवल एक विलयन के लिए था, अब एक ही विद्युत अपघटन के लिए था। अब ऐसे हम बहुत सारे विद्युत अपघटन चले लें और उसमें आवेश की समान मात्रा प्रवाहित करें। तो द्वितीय नियम अनुसार यदि विभिन्न विद्युत अपघटनों में आवेश की समान मात्रा प्रवाहित की जाए, आवेश की कैसी समान मात्रा प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी। तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा कितनी, m, उनके रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती होगी। ये हो गया द्वितीय नियम। यदि मान लिया कि हमारे पास दो विलयन लिए, उनमें हमने आवेश की समान मात्रा प्रवाहित करी, तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुई मात्रा क्या हो गया, m1 और m2, और इनके संगत रासायनिक तुल्यांक क्या हो, E1 और E2 हो। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं m1 अपान m2 बराबर E1 अपान E2। ये हो गया, ठीक है। फैराडे के दो नियम, पहला नियम क्या था, प्रथम नियम में क्या है कि किसी विद्युत अपघटन क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। वह समानुपाती की, उसमें जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा एक नियतांक लग जाएगा Z, जहां Z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, और Q इक्वल क्या होता है IT, यहाँ Q घटा के IT पुट कर दिया। अब द्वितीय नियम क्या है, यदि विभिन्न विद्युत अपघटनों में आवेश की समान मात्रा प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी। तो m समानुपाती, यदि हमने मान लिया दो विद्युत अपघटन हैं, उनमें आवेश की समान मात्रा प्रवाहित कर दी, इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा क्या होगी, m1 और m2, उनके संगत रासायनिक तुल्यांक E1 E2, तो m1 बटे m2 बराबर E1 अपान E2। ठीक है, ये फैराडे का नियम हो गया। अब मैं समझाता हूँ क्या वोल्टामीटर, अभी कुछ देर पहले बताया था वोल्टामीटर क्या होता है। वोल्टामीटर पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया की जाती है। तो यहाँ पर एक सबसे पहले ताम्र वोल्टामीटर, ताम्र वोल्टामीटर, ताम्र वोल्टामीटर सबसे पहले एक पात्र लिया, इसमें कांच का एक पात्र लिया जाता है। तो हमने कांच का पात्र लिया, ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड डाले जाएंगे। एक दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो किसके रहेंगे, कॉपर के रहेंगे।
दोनों इलेक्ट्रोड किसके रहेंगे? कॉपर के रहेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करेगा और एक इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करेगा। ठीक है। अब इस कांच के बर्तन में, किसका बर्तन है? कांच का बर्तन। इस कांच के बर्तन में जो विलयन भरा रहेगा वो किसका विलयन रहेगा? कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का घोल या विलयन। तो CuSO4 इसमें घोला है, इसका मतलब दो पार्टों में टूटेगा कॉपर। कैसे? दो भाग में टूटेगा। किसको ले गया हमने? CuSO4 को। ये टूटेगा Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो दो आयन में एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो सपोज किया ये Cu2 पॉजिटिव है और ये क्या रहेगा? SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव। ठीक है। तो जिस पर धन आयन है वह कैथोड की ओर गति करेगा और जिस पर ऋण आयन है वह एनोड की ओर गति करेगा। ठीक है, हो गया। तो अब इसमें सबसे पहले हमें थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखा कि ताम्र वोल्टामीटर में किसका बर्तन रहेगा? कांच का एक बर्तन होता है जिसमें CuSO4 का विलयन भरा रहता है। कॉपर सल्फेट का कितना प्रतिशत? 25% विलयन भरा रहता है। 25% मतलब इसमें 25% कॉपर सल्फेट है, बाकी 75% क्या है? जल। ठीक है। और जो किसका कार्य करेगा? विद्युत अपघट्ट का कार्य करेगा। इसमें तांबे के दो इलेक्ट्रोड या तांबे की दो छड़ें डूबी रहती है जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिनमें एक छड़ एनोड का और दूसरी छड़ कैथोड का कार्य करती है। ठीक है। ये हमने क्या लिख दिया हमने? संरचना। फिर से समझिए संरचना में क्या लिखा? कौन सा मीटर है? ताम्र वोल्टामीटर है। ताम्र वोल्टामीटर में कांच का एक बर्तन होता है जिसमें कॉपर सल्फेट का 25% विलयन भरा रहता है जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है, तथा इसमें तांबे की दो छड़ें डूबी रहती हैं जो क्रमशः एनोड और कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, ये संरचना हो गई। अब हम कर रहे हैं कार्यविधि या रासायनिक क्रिया। कार्यविधि या रासायनिक क्रिया। तो कार्यविधि में क्या लिखा कि CuSO4 क्या विद्युत अपघट्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन या आयनन होगा। तो किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से। अब जैसी विलयन में धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये क्या होंगे? कॉपर पे पॉजिटिव है तो किसकी ओर जाएगा? एनोड की ओर। ठीक है, सॉरी, कॉपर पे पॉजिटिव है किसकी ओर जाएगा? कैथोड की ओर। और SO4 पर नेगेटिव चार्ज है तो किसकी ओर जाएगा? एनोड की ओर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? जैसी विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर आयन किसकी ओर जाएंगे? कैथोड की ओर जाएंगे। तो इस पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो कैथोड से क्या ले लेंगे? इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और उदासीन होकर कैथोड पर ही जमा हो जाएंगे। तो किस पे क्रिया हुई? कैथोड पर। कैथोड की ओर कौन आया? कॉपर आया। तो Cu2 पॉजिटिव। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो ये हो गया उदासीन। उदासीन हो गया और किस पर जम जाएगा? कैथोड पर। ये कैथोड पर जमा हो जाएगा। जमा हो जाएगा। ठीक है। अब किसकी बारी? सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन किसकी ओर जाएंगे? एनोड की ओर जाएंगे। तो सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, ये किसकी ओर गए? एनोड की ओर गए। तो इस पर नेगेटिव चार्ज है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये एनोड को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो SO4 ने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। फिर ये जो सल्फेट बना है ये किससे क्रिया करेगा? कॉपर से क्रिया करेगा। तो कॉपर से क्रिया करेगा जो कैथोड है, सॉरी जो एनोड है उसी से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा? एनोड से। तो Cu से कौन रिएक्शन करेगा? SO4। तो दोबारा क्या बन जाएगा? CuSO4। तो यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है कि कैथोड पर कौन जमा हो रहा है? कॉपर जमा हो रहा है मतलब चिपक रहा है। एनोड पर किससे क्रिया हो रही है? एनोड से, सल्फेट से, तो मतलब एनोड घुल रहा है। तो जितना एनोड घुलेगा, जितना कॉपर एनोड पर घुलेगा उतना ही कॉपर किस पे जाकर जमा हो जाएगा? कैथोड पर जमा हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। ताम्र वोल्टामीटर में क्या लिखी हमने संरचना कि कांच के एक बर्तन है, कांच के एक बर्तन होता है इसमें, और इसमें कॉपर सल्फेट का 25% विलयन भरा रहता है जो किसका कार्य करता है? विद्युत अपघट्ट का। तथा इसमें तांबे के 2 छड़ें डूबी रहती हैं जो एनोड और कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, अब हमने कार्यविधि में क्या लिखा? अब कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट्ट है तो इसका विद्युत अपघटन इस प्रकार हो जाएगा।
अब जैसे ही हम विलयन में धारा प्रवाहित करेंगे तो कॉपर आयन किसकी ओर गति करेंगे, कैथोड की ओर गति करेंगे, और कैथोड से कितने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और उदासीन हो जाएंगे और किस पर जाकर जमा हो जाएंगे, कैथोड पर ही जमा हो जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे। फिर सल्फेट आयन किसकी ओर जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे, और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, एनोड को दे देंगे, और फिर कॉपर से क्रिया करके दोबारा क्या बना लेंगे, कॉपर सल्फेट बना लेंगे। इस प्रकार एनोड पर तांबे की जितनी मात्रा घुलती है उतनी ही मात्रा किस पे जाके जमा हो जाती है, कैथोड पर जाकर जमा हो जाती है। ये कौन सा वोल्टमीटर हो गया, ताम्र वोल्टमीटर। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, रजत वोल्टमीटर। अगला कौन सा है, रजत वोल्टमीटर। सबसे पहले इसमें एक बर्तन लेते हैं, ये होता है प्लेटिनम का प्याला। ये जो प्लेटिनम का प्याला होता है वो किसका कार्य करेगा, कैथोड का। ठीक है, इस प्लेटिनम के प्याला में क्या रहेगा, AgNO3 का विलयन भरा रहेगा, सिल्वर नाइट्रेट। अब इसमें हमें छड़ डोल के ये जो छड़ है किसकी है, चांदी की छड़। अब क्योंकि इसमें चांदी की छड़ का उपयोग किया जा रहा है तो चांदी को एक और नाम क्या है, रजत बोलते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रजत वोल्टमीटर। ये चांदी की छड़, ये किसका कार्य करेगी, एनोड का। तो चांदी की छड़ किसका कार्य करेगी, एनोड का। यहाँ पर AgNO3 है, इधर कितना विलयन रहेगा, 10% विलयन, मतलब इसमें 10% AgNO3 रहेगा, बाकी 90% जल रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, यदि हमको इसका संरचना के बारे में लिखना है तो क्या लिखेंगे, रजत वोल्टमीटर में प्लेटिनम का एक प्याला होता है जो कैथोड का कार्य करता है, तथा इसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का 10% विलयन भरा रहता है, और इसमें चांदी की छड़ डूबी रहती है जो किसका कार्य करेगी, एनोड का। ये दो की संरचना। अब हम इसकी करते हैं कार्य विधि। अब इसमें देखिए विद्युत अपघटन कौन है, सिल्वर नाइट्रेट है, तो इसका क्या होगा, विद्युत अपघटन। तो ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो इसका विद्युत अपघटन क्या होगा, चांदी पे प्लस चार्ज आएगा और इस पे क्या जाएगा, NO3 नेगेटिव चार्ज। तो जिस पर धनावेश है, जो धनायन है वो किसकी ओर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा, और जिस पर ऋणायन है वो किसकी ओर जाएगा, एनोड की ओर जाएगा। मतलब चांदी आयन, सिल्वर आयन किसकी ओर जाएंगे, कैथोड की ओर, और नाइट्रेट आयन किसकी ओर जाएंगे, एनोड की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पे क्रिया कर रहे हैं, कैथोड पर क्रिया। तो कैथोड के क्या लिखेंगे, इसमें थ्योरी में हमको लिखना है, क्या लिखेंगे, सिल्वर आयन Ag पॉजिटिव कैथोड की ओर जाते हैं तथा कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर और उदासीन होकर किस पे जमा हो जाएंगे, कैथोड पर ही जमा हो जाएंगे। तो क्या हुआ, ये सिल्वर आयन, इस पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये क्या हो गया, उदासीन होके क्या करेगा, कैथोड पर ही चिपक जाएगा। ठीक, दूसरा, अब एनोड की ओर कौन आएगा, नाइट्रेट आयन। तो NO3 नेगेटिव, इस पर ऋणावेश है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये किसके पास जाएगा, एनोड की ओर जाएगा और इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब क्या करेगा, ये NO3 है, किससे क्रिया करेगा, चांदी से क्रिया करेगा, चांदी Ag से क्रिया करेगा। तो Ag से NO3 ने
रिएक्शन की, तो क्या बन जाएगा, सॉरी Ag से कौन रिएक्शन करेगा, NO3, तो क्या बन जाएगा ये AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट दोबारा बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन जमा हो रहा है कैथोड पर, चांदी जमा हो रहा है, वो यहाँ किससे NO3 किससे क्रिया कर रही है, चांदी से। चांदी कौन है, एनोड, तो एनोड से क्रिया करेगा तो एनोड घुलेगा, तो जितना एनोड घुलेगा उतना ही कैथोड पर जमा हो जाएगा। तो एनोड किसकी है, चांदी की, तो एनोड पर चांदी जितनी घुलेगी उतनी ही चांदी किस पर जाके जमा हो जाएगी, कैथोड पर जमा हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया, ये वोल्टामीटर कर लिए। अब पढ़ते हैं हम सेल। तो सेल क्या होता है, सेल वह उपकरण जिसके द्वारा किसी परिपथ में रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या कहलाता है, सेल। सेल की परिभाषा क्या हुई कि वह उपकरण या वह युक्ति जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या प्रवाहित की जाएगी, विद्युत धारा, उसे क्या बोलते हैं, सेल। और सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। ठीक, कितने होते हैं सेल, दो होते हैं, प्राथमिक सेल एंड द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कौन होते हैं, इन्हें एक बार निरावेशित होने पर पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, और इन्हें एक बार द्वितीयक सेल को एक बार निरावेशित होने पर पुनः आवेशित किया जा सकता। इनमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इनमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इनमें कौन सी अभिक्रिया हो रही थी, अनुत्क्रमणीय, और इसमें उत्क्रमणीय। अब प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है और द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अल्प होता है। प्राथमिक सेल से प्रबल धारा प्राप्त नहीं की जा सकती, द्वितीयक सेल से प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है। अब प्राथमिक सेल के उदाहरण, प्राथमिक सेल में कौन आ जाएगा, डैनियल सेल, लेग्नार्ड सेल, शुष्क सेल। और द्वितीयक सेल में कौन कौन से आते हैं, सीसा संचयक सेल और नीफे सेल। तो अभी मैंने जितने सेल बोले उन सेलों के हम पढ़ेंगे रासायनिक क्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण वोल्टीय। प्राथमिक सेल में कौन कौन से आ रहे हैं, साधारण वोल्टीय सेल, लेग्रांज सेल, डैनियल सेल और शुष्क सेल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साधारण वोल्टीय सेल की रासायनिक क्रिया। साधारण वोल्टीय सेल, तो साधारण वोल्टीय सेल में H2SO4 का विलयन भरा जाता है और इसमें कॉपर और जिंक के 2 इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। साधारण वोल्टीय सेल, तो साधारण वोल्टीय सेल कैसा लगता है, ये साधारण वोल्टीय सेल है, इसमें कांच का बर्तन होता है। ठीक है, इस कांच के बर्तन में 2 इलेक्ट्रॉन डूबे रहेंगे। एक कॉपर जो किसका कार्य करेगा, एनोड का, और एक जिंक, एक जिंक की छड़ रहेगी और एक कॉपर की छड़। तो कॉपर की छड़ एनोड का और जिंक की छड़ किसका कार्य करेगी, कैथोड का। तो इसमें प्लस माइनस पहले से नहीं रहते, अभिक्रिया के बाद बनते हैं, और इसमें
विलयन जो बना रहेगा किसका विलयन रहेगा H2SO4 का तनु सल्फेट का। अब इसमें एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा और एक सल्फेट आयन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी संरचना के बारे में बता दूं। साधारण वोल्टीय सेल, साधारण वोल्टीय सेल की संरचना क्या हो जाएगा? साधारण वोल्टीय सेल में कांच के एक बर्तन में तनु सल्फेटम H2SO4 का विलयन भरा होता है जो विद्युत अपघट की तरह कार्य करता है तथा इसमें कॉपर और जिंक की दो छड़ें डूबी रहती हैं जो क्रमशः एनोड और कैथोड का कार्य करती हैं। तो इनमें प्लस या माइनस पहले से नहीं आता, अभिक्रिया के बाद आता है। देखिए प्लस कब आएगा? जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और धन विभव पर हो जाएगा, किसकी तरह कार्य करेगा? एनोड की तरह। और माइनस का चार्ज कब आएगा? जब कोई आयन आए और इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, वह ऋण विभव पर हो जाएगा और किसकी तरह कार्य करेगा? कैथोड की तरह कार्य करेगा। तो कैसे होगी ये क्रिया? देखिए संरचना समझ में आ गई। कार्य विधि या रासायनिक क्रिया, कार्य विधि या रासायनिक क्रिया। सबसे पहले इसमें विद्युत अपघटन का कार्य कौन कर रहा है? H2SO4, इसका विद्युत अपघटन होगा। तो H2SO4 का विद्युत अपघटन निम्न प्रकार होता है। दो हाइड्रोजन है, 2H हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज। जितना इसका ये नंबर रहता है उतना इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और जितना SO4 है उसका इतने पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। अब जैसे ही विलयन में धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये जो हाइड्रोजन आयन है किसकी ओर जाएंगे? कॉपर की छड़ की ओर। तो कॉपर की छड़ की ओर जाएंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये कॉपर की छड़ इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी तो उदासीन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस और ये बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाएगी। अब कॉपर की छड़ ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी तो बाद धन विभव पर हो जाएगा और किसकी तरह कार्य करेगी? एनोड की तरह। तो यहाँ कॉपर की छड़, ठीक है, कॉपर के पास छड़ के पास कौन आ रहा है? हाइड्रोजन आयन। ये दो हाइड्रोजन आयन आए और इन्होंने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन ले लिए और क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन गैस जो बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार अब इसने इलेक्ट्रॉन किससे लिए? कॉपर की छड़ से। तो कॉपर की छड़ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की हुई कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो किसकी तरह कार्य करेगा? एनोड की ओर। अब किसकी बात चलेगी? जिंक की छड़, जस्ती की छड़। अब जस्ती की छड़ की ओर कौन आ रहा है? सल्फेट आयन। तो ये सल्फेट आयन आए तो ये सल्फेट आयन क्या करेंगे? जस्ती की छड़ को 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। किसको दिए? ये जस्ती की छड़ को दिए। तो जस्ती की छड़ को दिए तो जस्ती की छड़ पे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। अधिकता हो जाएगी तो किसकी तरह कार्य करेगा? कैथोड की तरह। और ये जो सल्फेट बनेगा वो जिंक से क्रिया करेगा और दोबारा क्या बना लेगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लेगा। ये हो गया साधारण वोल्टेज से। अब इसमें नोटिस करने वाली बात है, इसमें क्या बन रही? हाइड्रोजन गैस कहां से निकलेगी? कार्बन किससे? कॉपर की छड़ से, कैथोड के सॉरी एनोड के पास से बुलबुले के रूप में निकलती है जिससे दोष हो जाते हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा समझिए क्या था साधारण वोल्टीय सेल। साधारण वोल्टीय सेल में क्या है? कांच का बर्तन है जिसमें H2SO4 तनु सल्फेट का विलयन भरा रहता है जो विद्युत अपघटन का कार्य करता है। इसमें कॉपर और जिंक की दो छड़ें डूबी रहती हैं जो एनोड और कैथोड का कार्य करती हैं। अब इसमें H2SO4 क्या विद्युत अपघटन है तो इसका विद्युत अपघटन इस प्रकार होगा। जैसे ही विलयन में धारा प्रवाहित की जाएगी तो हाइड्रोजन आयन कॉपर की छड़ की ओर जाएंगे और कॉपर की छड़ से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और किस में बदल जाएगा? हाइड्रोजन गैस के रूप में जो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। अब हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन आयन ने कॉपर की छड़ से तांबे की छड़ से क्या ले लिया? इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसका मतलब तांबे की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो किस विभव पर हो जाएगा? धन विभव पर। और किसकी तरह कार्य करेगा? एनोड की तरह। तथा ये जो सल्फेट आयन है किसकी ओर जाएंगे? जिंक की छड़ की ओर जाएंगे और उसे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे और किस में बदल जाएंगे? सल्फेट मूलक। और सल्फेट जिंक से क्रिया करके क्या बना लेगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लेगा। अब इसने क्या किया? सल्फेट ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? जिंक की छड़ को। जिसका मतलब जस्ती की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो जाएगी और वह ऋण विभव पर हो जाएगा। ये हो गई साधारण वोल्टीय सेल की क्रिया। अब इसमें हमने क्या देखा
कि जब तक कार्बन की छड़ जो है एनोड का कार्य कर रही है, इसमें बुलबुले के रूप में गैस बाहर निकल रही है, तो ये बुलबुले के रूप में जो बाहर गैस निकलती है यहाँ से एनोड से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2 गैस बाहर निकलेगी बुलबुले के रूप में। लेकिन ये पूरी की पूरी गैस बाहर नहीं निकल पाती, तो जो गैस है कुछ इसके ऊपर चिपक जाती है, तो ये ऊपर चिपक जाएगी। जब चिपक जाएगी तो ये बाद में आने वाले हार्ड आयन को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, चिपक जाएगी। इसमें हार्ड आयन मुक्त ना होता, इस पे चिपक जाएंगे, तो ये जो हार्ड आयन है बाद में आने वाले हार्ड आयन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे सेल के अंदर ही विपरीत विद्युत वाहक बल बन जाता है और सेल का लगातार उपयोग होते रहता है, जिससे सेल खराब हो जाता है। इस दोष को बोलते हैं, कौन सा दोष बोलेंगे इसको, ध्रुवण का दोष। ठीक है, इसको निराकरण की 3 विधियां हैं। यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि क्या करेंगे, इस एनोड को बाहर निकालेंगे और ब्रश से इसको साफ कर देते हैं, पहली विधि। दूसरी रासायनिक विधि, रासायनिक विधि में क्या रहता है, एक विद्युद्वाहक का उपयोग करते हैं MnO2 का, जो हाइड्रोजन गैस को किस में बदल देता है, H2O जल में बदल देता है। ये कौन सी हो गई, रासायनिक विधि। और दूसरी है विद्युत रासायनिक विधि। विद्युत रासायनिक विधि में क्या रहेगा कि इस इलेक्ट्रोड को एक विशेष पात्र के अंदर रख देते हैं, जिसमें रासायनिक पदार्थ उपयोग करते हैं जो हाइड्रोजन आयन को अन्य प्रकार के धन आयन में बदल देता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम ध्रुवण के दोष को दूर कर देते हैं। ठीक है, ये साधारण वोल्टेज सेल हो गया। अगला मैं करा रहा हूँ लैग्रांजी सेल। लैग्रांजी सेल, लैग्रांजी भी प्राथमिक सेल है, एक बार निरावेशित होने पर पुनः आवेशित नहीं होता। ये जिंक की छड़ रहेगी और कैथोड की तरह कार्य करेगी। कैथोड की तरफ मतलब माइनस चार्ज रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये रहेगी, ये किसका कार्य करेगी, एनोड का, ये कार्य करेगी किसका, कैथोड का। अब इसमें देखिए सबसे पहले ये कांच का बर्तन रहेगा, इसमें कांच का बर्तन। अब इस कांच के बर्तन में इस कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड NaCl का विलयन भरा होता है, जो किसका कार्य करेगा, विद्युत आघूर्ण का। ये जिंक की छड़ है। फिर इसके बाद इसके अंदर होता है ये सरंध्र पात्र। सरंध्र पात्र के अंदर यहाँ भरा रहेगा MnO2+C, ये विद्युत का कार्य करेगा। फिर यहाँ पर जो रहेगी कार्बन की छड़, ठीक है, और बाहर आप विद्युत परिपथ लगा देते हैं।
अब हमने क्या है इसमें संरचना यदि लिखनी है तो क्या हो जाएगा, लैप्लांट सेल में कांच के एक बर्तन में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा रहता है जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है, तथा इस विलयन में जस्ते की छड़ डूबी रहती है जो कैथोड का कार्य करती है, तथा इसमें एक सरंध्र पात्र होता है। इस सरंध्र पात्र में क्या भरा रहेगा, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भरा रहता है जो द्विध्रुवक का कार्य करते हैं, तथा इस सरंध्र पात्र के अंदर कार्बन की छड़ होती है जो एनोड की तरह कार्य करती है। ये हो गई संरचना। अब इसकी हमको कार्य विधि समझना है, तो कार्य विधि समझा है, कार्य विधि या रासायनिक क्रिया। सबसे पहले देखिए इसमें कौन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये विद्युत अपघट्ट है, इसका क्या होगा, विद्युत अपघट्ट। तो NH4Cl, तो इसका विद्युत अपघटन होगा तो ये अमोनियम आयन और ये क्लोरीन आयन में टूट जाएंगे। अब जैसे विलयन में धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये जो क्लोरीन आयन है जस्ते की छड़ की ओर जाएंगे, जस्ते की छड़ की ओर जाएंगे, ठीक है, और उसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे जस्ते की छड़ की ओर जाकर जस्ते को इलेक्ट्रॉन देकर जस्ते से क्रिया करेंगे, जस्ते से ही क्रिया करेंगे करके ZnCl2 बना देंगे। क्लोरीन आयन जस्ते की छड़ की ओर जाएंगे, जस्ते को इलेक्ट्रॉन देकर जस्ते से क्रिया करके क्या बनाएंगे, ZnCl2। अब ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो जिंक पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश की अधिकता हो जाएगी और किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह, ठीक है। तो किस पर हम जस्ते की छड़, एनोड पर क्रिया क्या होगी, क्लोरीन आयन आए और इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और ये ZnCl2 क्लोरीन और ये 2 क्लोरीन Zn से क्रिया करके क्या बना लेंगे, ZnCl2। इस प्रकार जस्ते की छड़ पर किसकी अधिकता हो जाएगी, जस्ते की छड़ पर किसकी अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड का। अब बचा क्या, अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन क्या करेगा, सरंध्र पात्र में से होकर, ये अमोनियम आयन सरंध्र पात्र में से होकर किसकी छड़ की ओर जाएंगे, कार्बन की छड़ की ओर जाएंगे, और कार्बन की छड़ से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है, कार्बन की छड़ से क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और किस में बदल जाएंगे, अमोनियम आयन में बदल जाएंगे, जो बाद में अमोनिया और क्लोरीन में बदल जाते हैं। किस पर, एनोड के पास कौन है, अमोनियम आयन, तो ये किस में बदल जाएगा, अमोनियम मूलक में। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सब कुछ किया, किसमें बदल गया, ये अमोनियम मूलक, ठीक है। अब ये अमोनियम मूलक बाद में किसमें बदल जाएगा, अमोनिया में और हाइड्रोजन गैस, किसमें बदल गया, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस। इसके 2 मोल्स ले लेते हैं, तो 2NH3, ये 2 नाइट्रोजन, ठीक है, हो गया बैलेंस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है, ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, इस MnO2 से अभिक्रिया करेगा, तो ये MnO2 किसमें बदल जाएगा, Mn2O3 में बदलेगा, और H2 से H2 को किसमें बदल देगा, H2 में। यहाँ इसके 2 मोल्स ले लिए थे, Mn2O3 बन गया। अब ये Mn2O3 वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, तो ये Mn2O3 वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और क्या बने लगेगी, दोबारा MnO2। ये इसकी पूरी क्रिया। फिर से समझिए, लैप्लांसी सेल में क्या रहता है, कांच के एक बर्तन में अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा रहता है जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। इसमें जिंक की छड़ डूबी रहती है जो कैथोड का कार्य करती है, तथा इसमें एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें MnO2 और कार्बन का चूर्ण भरा रहता है जो द्विध्रुवक का कार्य करता है, जो हाइड्रोजन गैस को जल में बदलेगा, तथा इसमें कार्बन की छड़ डूबी रहती है जो एनोड का कार्य करती है। तो इसमें विद्युत अपघटन कौन है, NH4Cl, इसका विद्युत अपघटन हो गया। तो सबसे पहले क्लोरीन आयन किसकी छड़ की ओर जाएगी, जस्ते की छड़ की ओर जाएगी, और जस्ते की छड़ को इलेक्ट्रॉन देकर जस्ते से क्रिया करके जिंक क्लोराइड बना लेगी। इस प्रकार जस्ते की छड़ पे किसकी अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो वह ऋण पर हो जाएगा और किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह। अब बचा अमोनियम आयन।
अमोनियम आयन क्या करेगा, सरंध्रपात में से होकर कार्बन छड़ की ओर जाएगा और कार्बन छड़ से इलेक्ट्रॉन लेकर अमोनियम मूलक में बदल जाती है, जो बाद में अमोनिया और हाइड्रोजन गैस में बदल जाती है। ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है ये MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा और किसमें बदल जाएगा, जल में, और क्या बनेगा, Mn2O3। ये Mn2O3 वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करके दोबारा किसमें बदल जाएगी, MnO2 में मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब अगला जो मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगा सेल का, तो उसमें आपको एक डेनियल सेल की अभिक्रिया बताऊंगा और शुष्क सेल की, और फिर सीसा संचयक सेल और नीफे सेल सेकेंड डे में ये डालूंगा, और थर्ड डे में सेलों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, विद्युत वाहक बल विभवांतर और श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम हो जाएगा। ठीक है, वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं उसके लिए व्यंजक निकालेंगे, और इसके बाद जो वीडियो डालूंगा सेल का उसमें इसके न्यूमेरिकल रहेंगे। तो इस वीडियो को देखें जरूर और कमेंट्स फीडबैक देना। थैंक यू।